डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार साथियों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी से मैं डॉक्टर सुधीर कुमार तिवारी आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम SECD के अंतर्गत UDL के संदर्भ में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं UDL है क्या। जैसे कि इसके फुल फॉर्म से ही आप समझ सकते हैं, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, अर्थात ऐसा सार्वभौमिक अधिगम अधिकल्प जिसके माध्यम से हम पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, अधिगम के लिए या आप कुछ भी कह दें, उसके लिए एक ऐसे बहुआयामी वातावरण की व्यवस्था करेंगे, माध्यम की व्यवस्था करेंगे और उस माध्यम के द्वारा हम उनके अंदर प्रतिभा को उनके द्वारा कई तरह से जो व्याख्यायित किया जा सकता है, एक्सप्रेस किया जाता है, उसके माध्यम से हम उनकी जानकारी प्राप्त करने का माध्यम प्राप्त करते हैं। जैसे कि UDL क्या है, विविधता के साथ शिक्षा। जैसे मैंने पहले बताया कि इसमें क्या है कि कई सारे माध्यम हैं। जैसे पढ़ाने की अगर हम बात करते हैं तो एक लेक्चर मेथड है, एक वीडियो के माध्यम से पढ़ाना है, एक क्या है कि PPT के माध्यम से पढ़ाना है, एक ब्लैक बोर्ड के माध्यम से पढ़ाना है। तो पढ़ाने के बहुत सारे जरिया हैं। एक वाद विवाद करा सकते हैं, ग्रुप टीम बनवा सकते हैं, प्रोजेक्ट दे सकते हैं। तो बहुत सारे जरिया हैं जिनके माध्यम से हम शिक्षा का कार्य कर सकते हैं। तो उन माध्यमों की पड़ताल की गई और यह भी ध्यान दिया गया कि इसमें सभी बच्चे इन्वॉल्व हों। यूनिवर्सल मतलब इसमें सभी बच्चे इन्वॉल्व हो, कमजोर से कमजोर व्यक्ति, प्रतिभावान व्यक्ति या डिसेबल बच्चे, सभी को इन्वॉल्व किया गया है। ऐसा हमको अधिकल्प बनाना है, ऐसा डिजाइन क्रिएट करना है जो सभी बच्चों के लिए लाभप्रद हो। तो जैसे इसमें है, यह ऐसा ढांचा है जिसमें सभी प्रकार के छात्रों की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया गया है कि उनकी जो जो आवश्यकताएं होती उसको फुलफिल करें और उनके अधिगम को और इंक्रीज करें। इसका उद्देश्य सभी को समान अवसर और पहुंच को सुनिश्चित करना है। मतलब ऐसे कि सभी तक इसकी पहुंच सुनिश्चित हो जाए। जैसे मान लेते हैं कि अगर डिसेबल बच्चा है, उसको हो सकता है इंद्रिय अक्षमता हो, जैसे देख ना सकता हो, सुन ना सकता हो या समझ ना सकता हो, ऐसे बहुत सारे। तो उसको कई सारे अलग माध्यम के द्वारा भी हम शिक्षण का कार्य प्रोवाइड करेंगे ताकि उसकी उस संकल्पना, उसके उस कॉन्सेप्ट को स्पष्ट किया जा सके। जैसे इसके 3 मुख्य सिद्धांत हैं जिसके हम बात करते हैं। अब प्रेरणा के विविध साधन, जिसमें क्या है कि बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करने के लिए क्या होता है, आप कई सारे माध्यमों का प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें क्या है, इंफॉर्मेशन हमको देना है, बच्चों को बताना है, तो इसके बहुत सारे माध्यम हैं। वीडियो हो गया, इमेज हो गया, डायग्राम बना दिया, टेस्ट स्पीच सॉफ्टवेयर के माध्यम से हमने उनको बता दिया। तो कई सारी चीजें हम उपलब्ध करा सकते हैं जिसके माध्यम से जिस कॉन्सेप्ट को हम स्पष्ट करना चाहते हैं अपनी क्लासरूम में, उस कॉन्सेप्ट पे बात कर सकते हैं। इसमें हम वाद विवाद भी बच्चों से करवा सकते हैं, उनको प्रोजेक्ट भी दे सकते हैं। हम कह सकते हैं कल आपका ये असाइनमेंट होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनके जरिए हम इस कॉन्सेप्ट को स्पष्ट करने के लिए उनकी एक्टिविटी को हम बढ़ा सकते हैं। अब जैसे सपोज मान लेते हैं कि हमने बच्चों से कहा चलो हम आपको असाइनमेंट देते हैं जिसमें कल इस सब्जेक्ट पे बात होगी। तो बच्चों ने क्या, उस पे काम भी किया और नेक्स्ट क्लास में हमने उसको वीडियो के माध्यम से उसकी कुछ डायग्राम बना दिए, कुछ इमेज बना दिए। तो उससे क्या हुआ, उन्होंने अपनी पहले पढ़ाई की, उसके बारे में थोड़ा बहुत इधर उधर से जानकारी हासिल की और जब हमने यहाँ पर उनको बताया किसके, संचार के कई माध्यमों से, तो उनका क्या, जो कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट क्या हुआ और भी स्पष्ट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट। ये तो हमारा जो साधन है
कि हमको किस माध्यम से प्रेजेंट करना है। प्रस्तुत के विभिन्न तरीके, अब तरीकों के अंतर्गत क्या है, राइटिंग है, स्पीकिंग है, ड्राइंग है। अब जैसे इसमें हम बात कर सकते हैं कि कुछ लोग क्या होते हैं ब्लैक बोर्ड पे लिख के पढ़ाते हैं। बहुत सारे टीचर को आपने देखा हो डायग्राम बना देंगे, तो उससे क्या होता है बच्चों को समझ में आता है कि हाँ टीचर कुछ कर रहा है। कुछ टीचर होते हैं नहीं, कुछ नहीं लिखते, वो केवल लेक्चर देते हैं। कुछ टीचर होते हैं वो क्या करते हैं स्पीकिंग जैसे लेक्चर लेते हैं, कुछ ड्राइंग भी कर देते हैं। कुछ टीचर क्या होते हैं मल्टीपल टूल का यूज करते हैं, वो ड्राइंग भी करेंगे, ये भी करेंगे, और जो आवश्यकता के अनुसार है उसका उपयोग करते हैं, उस साधन का वो उपयोग करते हैं। तो इसके माध्यम से क्या, ये एक मीडियम है जानकारी प्रस्तुत करने के लिए, एक तरीका है, माध्यम है। जो हमारा कंटेंट है उसको हमको किसके माध्यम से पहुंचाना है बच्चों तक, ये क्या है, माध्यम है। अब हमने जो ये कॉन्सेप्ट था जिसको हमको पहुंचाना था, ये बच्चों के माध्यम से पहुंच गया। अब अगर बच्चों के पास पहुंच गया तो उनकी अव्यक्त और क्रिया के विविध साधन। अब बच्चों ने जो हमने कंटेंट था उसको हमने माध्यम के द्वारा बच्चों तक पहुंचा दिया, जो हमारा कॉन्सेप्ट था हमने वहां तक पहुंचा दिया। अब हमको ये भी जानना है कि बच्चों ने क्या सीखा, फीडबैक भी तो लेना है हमको। आखिर हमने उस कॉन्सेप्ट को बताया, प्रोवाइड किया, अब हमको ये भी जानना है कि जिस चीज के बारे में हमने बच्चों को ये पढ़ाया है, इन माध्यमों के द्वारा पढ़ाया है, बच्चों की समझ कितनी विकसित हुई। तो हमको थर्ड आना है, तो बच्चों की समझ को क्या करना है, अब उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हमको बात करनी है। यहां पे अपना इंटरेस्ट हमको नहीं थोपना है, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हमको बात करनी है किसी भी सब्जेक्ट पे, कि इस सब्जेक्ट पे आप इंटरेस्ट हो गया, उनकी एबिलिटी हो गई, उनका एनवायरनमेंट हो गया, उनका बैकग्राउंड हो गया, तो उसके संदर्भ को जोड़ते हुए, उन सभी चीजों को जोड़ते हुए हमको क्या करना है, उनके हैंड आउट एक्टिविटी करा लेनी है, ग्रुप वर्क करा लेना है, चॉइस बेस्ड असाइनमेंट देना है। चॉइस बेस्ड असाइनमेंट मतलब बच्चों से ही आप पूछिए आपको क्या चाहिए। जब आप बच्चों से पूछेंगे कि आपको कैसा असाइनमेंट दिया जाए, तो बच्चे अपनी अपनी चीजें बताएंगे, सर हमको इस स्टोरी बेस्ड दे दीजिए, कोई कहेगा सर हम कहानी लिखना चाहते हैं, कोई कहेगा हम कविता लिखना, या कुछ भी हो सकता है, कोई कहेगा हमको मैथ सॉल्व करनी है। तो कई सारे डायमेंशन खुलेंगे। आप बच्चों से पूछे कि आपको क्या चाहिए, और बच्चे जब ये बताएंगे कि सर हमको ये चाहिए, तब अगर आपने वो असाइनमेंट बच्चों को दे दिया, असाइन कर दिया, तो बच्चे प्रतिबद्ध हो जाएंगे उस असाइनमेंट को पूरा करने के लिए। एक शेर भी है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तो हमको बच्चों से ही पूछना है, बताइए आपको क्या चाहिए, आप किस प्रकार का असाइनमेंट लेना पसंद करेंगे, ग्रुप में एक्टिविटी करेंगे या सिंगल पार्टिसिपेट करेंगे या ड्राइंग बनाएंगे, या आपकी जो भी योग्यता है, जो भी क्षमता है, उसके अकॉर्डिंग आप काम करेंगे। तो इससे क्या होगा, बच्चे आपकी क्लास को इंटरेस्ट के रूप में एंजॉय करेंगे, ना कि उनको बर्डन लगेगा। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करते हैं, इसमें क्या है कि सभी प्रकार के विद्यार्थियों के लिए अनुकूल शिक्षा की बात की गई है। जैसे हम बता सकते हैं डिसेबल बच्चों के लिए भी बात की गई है, नॉर्मल बच्चों के लिए बात की गई है, लो विजन वाले बच्चों की बात की गई है, जिनका आईक्यू लेवल कम होता है उनकी बात की गई है। मतलब सभी बच्चों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर बात किया गया है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, लचीलापन है, और कई सारे विकल्प प्रदान करते हैं। जैसे हमने पहले बात की, अगर कोई ब्लाइंड बच्चा है, अब सपोज हमको उससे रिटन नहीं लेना, तो हम उसे वर्बल भी ले सकते हैं। बहुत सारी चीजें हम वर्बल भी ले सकते हैं कि हाँ अच्छा बताओ। हम उससे रिटन तब लेंगे जब समेटिव एवोल्यूशन होगा, जब योगात्मक मूल्यांकन की बात की जाएगी, तब हमको लेना पड़ेगा। नहीं तो हम जो फॉर्मेटिव असेसमेंट हम करते हैं, तो उसे वर्बल भी हम ले सकते हैं उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग। समावेशी कक्षा का निर्माण, इसकी बात बहुत की जाती है। इंक्लूसिव क्लासरूम मतलब ऐसा वातावरण बनाना है ताकि सभी एक दूसरे को एक्सेप्ट करें। मतलब यहाँ पर कमजोर छात्र होंगे,
कुछ अच्छे टैलेंटेड छात्र होंगे, कुछ क्रिएटिव माइंड छात्र होंगे, मतलब अपने अपने क्षेत्रों में अलग अलग छात्र होंगे। तो उनका क्या करना है, ऐसे एनवायरनमेंट हमको बनाना है क्लास का कि सभी एक दूसरे का सहयोग करें। जैसे हो सकता है कुछ बच्चे ड्राइंग बहुत अच्छी लगती हो, तो कुछ बच्चों को ड्राइंग पसंद आती होगी, तो वो एक दूसरे की हेल्प ले सकते हैं। सीखने की बाधाओं को कम करना अर्थात ऐसा है कि हम कई सारे माध्यम से जब हम पढ़ाते हैं बच्चों को, जैसे हो सकता है वीडियो के माध्यम से पढ़ाते हैं, ऑडियोग्राम के माध्यम से पढ़ाते हैं, चित्र के माध्यम से पढ़ाते हैं, तो उसके माध्यम से उनका कॉन्सेप्ट क्या होता है, स्पष्ट होता है। उनको जो भी कठिनाई आती है वो कठिनाई कम हो जाती है। अब हम बात करते हैं यूडीएल काम कैसे करता है। आखिर यूडीएल है यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, मतलब काम कैसे करता है। जैसे ये हमने पहले बताया था, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए क्या ऑडियो हमने सामान उपलब्ध करा दिया। दृष्टिबाधित बच्चा देख नहीं सकता, तो हमने क्या किया, ऑडियो के माध्यम से जो सामान है वो उपलब्ध करा दिया, और ये सामान बहुत ऑलरेडी उपलब्ध है सरकारी पोर्टल पर। अब यहाँ पर लो विजन जो छात्र हैं उनके लिए हमने जो बड़ी साइज की बुक आती हैं, लार्ज प्रिंटेड बुक, वो भी एनसीईआरटी के माध्यम से उपलब्ध हो जाती हैं, तो हम वो भी ला सकते हैं, उसके माध्यम से वो बच्चे सीख सकते हैं। जो लो लर्नर बच्चे हैं उनके लिए हम वैकल्पिक मूल्यांकन ले सकते हैं, उनकी योग्यता के अकॉर्डिंग हम मूल्यांकन कर सकते हैं। और बहुभाषी छात्रों के लिए चित्र या स्थानीय भाषा का उपयोग किया जा सकता है। अब यहाँ पर हमको लैंग्वेज पे भी बात करनी है, स्थानीय लोकल लैंग्वेज, मतलब जिसपे एनईपी बहुत फोकस करता है कि बच्चों को उनकी लोकल लैंग्वेज के माध्यम से ही पढ़ाया जाना चाहिए, जिसको मदर टंग बोलते हैं। इसके बारे में एनईपी ने बहुत सारे कार्य किए हैं कि क्लास 5th तक अनिवार्य रूप से सभी बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही शिक्षित किया जाए, क्योंकि वो उनकी स्थानीय भाषा होती है, उनके पास की भाषा होती है, उनके परिवेश की भाषा होती है, तो उसके माध्यम से उनका कॉन्सेप्ट जो होता है वह अधिक विकसित हो सकता है। अब इसके हम बात कर लेते हैं, लाभ क्या है, वेटेज क्या है। जैसे हर छात्र को अवसर प्राप्त होता है, जैसे यूनिवर्सल है तो इसमें प्रत्येक छात्र को समान रूप से अवसर प्राप्त होता है, उसको लाभ होता है कि हाँ हमको ये चीजें मिल रही। वैकल्पिक व्यवस्था, हो सकता है कोई बच्चा अच्छी हैंड राइटिंग नहीं है, वो एक्सप्रेस अच्छा कर, उसका डिजाइन बहुत अच्छा बनाता होगा, चित्र बहुत अच्छा बनाता होगा, तो क्या हो गया, उसकी योग्यता को क्या डायमेंशन मिल गए, कई सारे अवसर मिल गए। बेहतर भागी पार्टिसिपेट, मतलब कोई बच्चा अगर बहुत अच्छा वक्ता है और हो सकता है वो उतना अच्छा लिख ना पाता हो, पर वक्ता बहुत अच्छा लेक्चर देता है, तो यहां भी उसकी एबिलिटी निकल कर आती है। सीखने में रुचि, अब यहां पर क्या है, बच्चों की एबिलिटी को ध्यान में रखकर अगर आपने उनको कार्य दिया या उनकी एबिलिटी को ध्यान में रखकर आपने कहा ये काम कीजिए, तो उनकी क्लास में रुचि बनेगी, पढ़ने में रुचि बनेगी, और वो डिस्टरमेंट एलिमेंट की तरह कार्य नहीं करेंगे बल्कि सपोर्ट करेंगे और एनवायरनमेंट को एंजॉय करेंगे। आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, क्योंकि उनके इंटरेस्ट से संबंधित चीजें पूछी जा रही हैं, तो उनका क्या होगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, उनको लगेगा हमको और पढ़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अब चुनौतियां भी हैं, जहां संभावनाएं हैं वहां चुनौतियां हैं, और जहां चुनौतियां हैं वहां संभावनाएं हैं, तो हम उनकी बात कर लेते हैं। जैसे यहां पर शिक्षकों की प्रशिक्षण की कमी है, मतलब उनको अभी जो हमारे देश में अगर बात करते हैं तो प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध नहीं हो पाए हैं, या हमको जो जिस तरह से प्रशिक्षित शिक्षक चाहिए वो शिक्षित व्यक्ति अभी उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। हो सकता है उनके पास योग्यता बहुत हो, पर अपनी योग्यता को प्रेजेंट करने का भी एक तरीका होता है, एक सलीका होता है। आप अपने ज्ञान को किस तरह तक से सामने प्रेजेंट कर रहे हैं यह भी आपके अंदर आना चाहिए, और यह शिक्षक की एक खूबी होती है। संसाधनों की उपलब्धता, जिसके बारे में एनईपी ऑलरेडी बोलती है कि जो दूरगामी क्षेत्र हैं, या हम बता सकते हैं जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहां तक सामानों की जो हमारे लर्निंग मटेरियल है या उतना पहुंच नहीं पाते, तो वो भी हम संसाधन मान सकते हैं कि भारत सरकार वहां तक अभी अपनी उतनी पहुंच सुनिश्चित नहीं कर पाई है।
ऑलरेडी प्रयास रहता है उसके हम उसमें संदेह नहीं कर सकते हैं। उसका एम है कि सभी तक शिक्षा पहुंचे और जो भी उनके अधिगम सामग्री है वहां तक पहुंच हो। समय और योजना की आवश्यकता, इसके लिए हमको और एक उचित समय और योजना, एक नेतृत्वशाली नेतृत्व भी चाहिए, वो भी आवश्यकता है। और तकनीकी बाधाएं, जैसे बताया, तकनीकी बाधाएं के अंतर्गत हो सकता है कि हमने वहां पर इलेक्ट्रॉनिक चीजें पहुंचा दी या वीडियो लेक्चर के माध्यम से हमने करवा दिया, बहुत सारी चीजें करवा दी और वहां लाइट ही नहीं आ रही, हो सकता है वहां इंटरनेट नहीं आ रहा, बहुत सारी ऐसे टेक्निकल फॉल्ट होते हैं जिसके माध्यम से ये हमारे लिए चुनौतियां उपलब्ध करती हैं। समाधान और सुझाव, जैसे पहले बताया था कि उसमें शिक्षकों को प्रशिक्षण की जरूरत है। आईसीटी की बात की गई है कि आईसीटी अगर उपलब्ध हो उतना अच्छा है। नीति निर्माताओं का समर्थन और सहयोगी शिक्षण टीम की भी बात की गई है। कंक्लूजन की अगर बात करें तो हम कह सकते हैं एक आकार सभी के लिए नहीं है, अर्थात हमको सभी के लिए एक आकार नहीं चाहिए, बल्कि सभी की अपनी अपनी योग्यता है, उनकी अपनी अपनी क्षमता है, तो उन्हें उनकी योग्यता एक्सप्रेस करने के मौके प्रोवाइड करने चाहिए। यह शिक्षा समावेशी, लचीली, प्रभावी ऑलरेडी और 21वीं सदी की जो चीजें हैं उनको ध्यान में रखकर बनाई गई है। साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।